अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जाओ लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे और बाकी वीक्स की तरह जनाब ये वीकेंड भी भरपूर तरीके से गुजारने के लिए आपने तैयारी कर रखी होगी, क्योंकि कहते हैं कि वीक शुरू करने से पहले ना एक काम बड़ा ज़रूरी होता है, वो है जनाब अपनी मौजूदा हालत का सही तरीके से जायज़ा लेना, कि अपनी ज़ात का तजज़िया करना या उसको एक्सप्लोर करना या उसका अहाता करना। वो इसलिए भी है कि कुछ भी सोचे समझे बग़ैर शुरू तो किया जा सकता है, मगर उसे कामयाब तरीके से मंतकी अंजाम की तरफ नहीं लाया जा सकता। इसलिए आज मैंने सोचा कि आपसे ख़ुद एहतसाबी की बात की जाए, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी होता है। वक्तन फ़वक्तन हमें ख़ुद एहतसाबी अपनी करनी चाहिए। इस गुफ्तगू के दौरान ही ना आप ये जान जाएंगे कि जनाब आज की जो चीज़ है या आज का जो टॉपिक है इसकी कितनी अहमियत है और इसे हमें करना कैसे है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के बेशुमार इम्कानात है ना। हमारी ज़िंदगी जो है ना वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से, मुख्तलिफ़ इम्कानात से घिरी हुई होती है। हम सोचते कुछ है और अल्टीमेटली होता कुछ है। एक वक्त में हम एक इरादा बनाते हैं, एक मकसद की तरफ चलते हैं, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हम रास्ते से जो हम लोगों ने चुना हुआ था उस रास्ते से हम कितना दूर आ चुके हैं। जबकि कामयाबी के लिए फ़ोकस और मुसलसल एक ही समत में चलना शर्त भी है और लाजमी भी है। तो ऐसी सूरत में ज़रूरत होती है जनाब कि अपने गुज़रे हुए कल जो गुज़र चुका है और आज का जायज़ा ज़रूर लिया जाए। तो ये जानने की कि कितना काम हो गया है, कितना रह गया है, कौन सा काम कैसे होगा, कौन सा किस तरह नहीं होगा, कहाँ मैंने रुकना है या कहाँ मैंने तेज़ दौड़ना है, किस चीज़ पर मैंने कितना वक्त लगाना है, और ये जानना कि किस चीज़ की कितनी अहमियत है। यानी कि हर एतबार से जनाब हमें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को बार बार अपने सामने रखना है। जैसे पुराने वक्तों में लोग कभी सफ़र किया करते थे ना, ख़ासतौर पर जंगल में जाया करते थे, तो उस दौरान ना नक्शा अपने सामने रखा करते थे। उससे होता क्या था? उससे होता ये था कि जो हमारी एनर्जी है, हमारा जो टाइम है ना, वो ज़ाया नहीं होता। अपने टारगेट पे बहुत कम वक्त में हम पहुंच जाते हैं और बहुत सारी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ना जो रास्ते में आती हैं उनसे भी हम बच जाते हैं। बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस हमारी रफ्तार सुस्त करती हैं, जैसे बिला वजह का आजकल जो सोशल मीडिया का कह ले कि अंबार लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर रील्स हम देखते रहते हैं और फजूल किसी एक ही बात पर हम बार बार अपना दिमाग लड़ाते हैं, जिसका एट द एंड कोई फ़ायदा नहीं होता, ना हमारी लाइफ को, ना हमें, ना हमारी ज़ात को होता है। तो आपके जो इर्द गिर्द की जो डिस्ट्रैक्शंस है ना वो आपको कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी। फिर आपको पता होगा कि आपने ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है। फिर इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सीधा देख के और सीधा सोचने की कोशिश किया करें। तो जनाब ये आज का हमारा पैगाम था। अभी हम आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं सुबह सवेरे कि आज हमने क्या कपड़े पहनने हैं और क्या नहीं पहनने। मैं तो अभी पहन के आ गई हूँ, लेकिन आप लोगों ने अगर कहीं जाना है, किसी शादी पे जाना है, ऑफिस जाना है, अभी बहुत से लोग तैयार हो रहे होंगे, तो उन्होंने अपने कपड़े किस तरह जो है ना डिज़ाइन कर रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशन किस तरह का होना चाहिए, और ख़ास तौर पर सर्दियों को मद्देनज़र रखते हुए कौन कौन सी चीज़ें, अगर आपने ब्लेज़र पहनना है तो ब्लेज़र किस कलर का होना चाहिए, उसके साथ अगर इनर आपने पहनना है तो वो किस कलर का होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी रिप्रेजेंटेशन ना आपके कपड़ों से ही होती है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो आप पहने वो आपका कह ले कि पर्सनैलिटी रिफ़्लेक्ट करे कि आपकी पर्सनैलिटी एक्चुअली में है क्या। तो आज हमने उसी के ऊपर बात करनी है। तो इस पर बात करने के लिए नन अदर देन सुमन असद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि वार्डरोब कंसल्टेंट हैं, इमेज कंसल्टेंट है। तो उनसे बात करेंगे और ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस करेंगे। सुमन आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सुमन सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में आपको पता है हमारे जितने भी कोट्स हैं, जितने भी ब्लेजर्स हैं, मोटी जर्सियाँ, सब कुछ निकल आती हैं और हमें लगता है अब हमने सब कुछ ही पहन लेना है। पहन लेना। तो सर्दियों में हमने क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है।
ब्लेजर्स आजकल चल रहे हैं, आजकल बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, कलर कॉम्बिनेशंस चल रहे हैं, तो थोड़ा सा टिप्स हमें दें कि हमने क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है इन विंटर्स। देखो, इसमें डिपेंड करता है कि आपकी अपनी बॉडी टाइप कैसी है अच्छा। और आपकी बॉडी फील कैसी है। Okay. कुछ लोग हैं जिनको गर्मी में जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, सर्दियों में भी, हाँ ठीक है, उनकी बॉडी से हीट निकल रही होती है, हाँ। उनको मोटा फैब्रिक सूट नहीं करता है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। फिर उसके लिए आपकी सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक कुछ और होती है। फिर आप something else, स्वेटर हाँ। कैरी ना करें, Okay. आप शॉल्स कैरी कर लें, आप स्पोर्ट्स कोट कैरी कर लें। ख़वातीन की अगर प्रोफेशनल्स की बात की जाए, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड आया है लॉन्ग कोट्स का। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, जैसा आपका खद्दर का सूट है वैसा ही लॉन्ग कोट चल रहा है। कोट भी चल रहा है, तो अभी बिल्कुल। काफ़ी सारे ब्रांड्स ने इसके ऊपर काफ़ी अच्छी वर्किंग की हाँ। है। एक दो सूट मैंने भी बड़े इंस्पायर अच्छा? होके बनाए हैं, वाह। आपके ही शो में इंशाल्लाह पहनकर भी जरूर आऊंगी। जरूर। तो वो आजकल बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर कुछ लोग वेस्टर्न ड्रेसिंग को कैरी करने में थोड़ा शाय फील करते हैं, तो वो शलवार कमीज के साथ भी ओवरकोट कैरी कर सकते हैं। तो फैब्रिक की अगर बात की जाए, आजकल जो विंटर्स के फैब्रिक्स हैं, इसमें करंडी बहुत जबरदस्त जा रहा है। करंडी मेरे पास अभी तक जितना करंडी में भी क्लाइंट आया आपको है, पता है ना कि वो डिफरेंट है, मोटी करंडी भी है, मोटी भी है, लाइट भी वाली है, बारीक भी है, लेकिन वो आपके हाथ की फील से आपको अंदाजा हो जाता है। ठीक है। देखिए, जिसने सेल करना है उसने तो सेल करना है, हाँ। बट आपको आइडिया होना चाहिए। ओके। ठीक है, आपने देखना है कि करंडी का जो फैब्रिक है उसमें कुछ बुर की तरह की एक चीज होती है। अच्छा। जिसके ऊपर ज्यादा होती है वो फैब्रिक देखने में आपको लग रहा होता है बहुत मोटा। हाँ। उसकी फील भी वैसे ही होती है। अच्छा, वो मोटा ही वो होता है। बहुत मोटा ठीक है। फैब्रिक होता है, उससे आपकी बॉडी काफी हीट अप हो जाती है। ठीक है। उससे थोड़ा अवॉइड कर लें। ओके। वैसे भी जिन लोगों की बॉडी ज्यादा हीट अप होती है उनको चाहिए कि मरीना सेलेक्ट करें। लिनन बड़ा अच्छा फैब्रिक है आजकल। लिनन तो मुझे लगता है कि समर्स में भी आप वो कैरी पहना कर जाता सकते है। हैं। हाँ, बहुत सॉफ्ट सा होता है। और सबसे स्मार्ट प्ले करने के लिए डबल जॉर्जेट्स आ गई है, ट्रिपल जॉर्जेट्स है। अच्छा। ट्रिपल जॉर्जेट्स आप सर्दियों में ही कैरी कर सकते हैं। ओके, समर्स ओके। में आप कैरी नहीं कर सकते। ठीक है। तो मुझे लगता है कि विंटर्स में ज़्यादा ये सेफ प्ले करना है। मरीना जो हो गया, मैंने आपको बताया, लिनन का लिनन फैब्रिक का हो गया। ठीक है। खद्दर से थोड़ा अवॉइड करें वो लोग जो ज़्यादा बल्की हैं। अच्छा, खद्दर ना पहने वो लोग। खद्दर ना पहने, क्योंकि ओके। खद्दर आपको बहुत ज़्यादा बल्कि और शो करती है। ठीक है, जितने आप साइज के हैं उससे दुगने लगना शुरू हो जाते हाँ, हैं। और दूसरा वो ना अकड़ी अकड़ी सी भी रहती है, तो उसमें ना बहुत अनकंफर्टेबल एग्जैक्टली, ये जो अकड़े हुए फैब्रिक्स होते हैं, जैसा खद्दर हो गया, समर्स में ऑर्गेन्जा हो गया, हाँ, बिग नो फॉर दैट। ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए कि आप ऐसे फैब्रिक्स लें जो थोड़े स्लिपरी से होते हैं। हाँ, इसमें जिनकी जॉर्जेट फॉल इज द आती बेस्ट हो ना, फैब्रिक, बड़ी खूबसूरत फॉल आती है। हाँ, और प्रोफेशनल्स के लिए इतना सेफ है, रिंकल्स नहीं पड़ी होती हैं, आप प्रोफेशनल लग रहे होते हैं, नीट एंड क्लीन लुक आ रही होती है। तो जॉर्जेट्स में इस तरह से आप कर सकते हैं। और खद्दर का मैंने आपको बताया, उसका बिग नो फॉर देम जो थोड़े से फैट साइड पे ओके। तो जो लोग पतले हैं उनके लिए तो अच्छा है। खद्दर में भी अब देखें स्लब खद्दर आ गई है, डिफरेंट उसमें कैम्ब्रिक खद्दर भी आ गई है, मुख्तलिफ उसकी भी फॉर्म है। हाँ। तो वो भी आप देखें, फैब्रिक को टच करके देखें, रख के देखें, उसको थोड़ा सा झाड़ के देखें। ओके। अगर उसके अंदर से आवाज आती है मोतियों जैसी, अच्छा, तो वो आपकी बॉडी को हीट अप कर देगा। अच्छा। सो उसमें कुछ मिलावट है। ठीक है, आपने देखना है कि फैब्रिक में मिलावट है तो फिर वो आपको सूट नहीं करता। ठीक है, इस तरह के ड्रेसेस। एक बहुत अच्छा आइडिया ये कि मर्दाना फैब्रिक है वॉश एंड वेयर। वॉश एंड वेयर औरतों का भी है, बट जो वॉश एंड वेयर मर्दों का है उसका जो फैब्रिक है वो बहुत कमाल होता है। अच्छा, खवातीन वो लेकर सिलवा सकती हैं। मर्दों का हाँ, फैब्रिक वॉश एंड वेयर। अच्छा, खवातीन को पता होगा जो अपने हस्बैंड्स के लिए शॉपिंग करती है। ओके। तो ये बड़ा अच्छा वो भी अच्छा है, उनके लिए ऑप्शन है कि वो ये भी ऑप्ट कर सकती वेरी हैं। ट्रू, वेरी ट्रू, वो कर सकती तो है। आजकल सर्दियां हैं, वेलवेट की तरफ भी बहुत से लोग जा रहे हैं। वेलवेट भी बहुत इन हो गया है, मुख्तलिफ डिजाइनर्स ने भी वेलवेट के सूट बनाए, बहुत महंगे हैं। हाँ। अब वेलवेट का भी कौन कौन पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता है वेलवेट? देखो, वेलवेट कैरी करने का एक बड़ा तरीका है। ठीक है, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो शलवार भी वेलवेट की बना लेते हैं। वो क्या होता है, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं आपकी वेलवेट ऊपर चढ़ी होती है, बार बार आपको उसको नीचे करने के लिए खींच रहे हैं, आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये देख लें आपने उसके साथ शलवार भी वेलवेट की नहीं बनानी। अच्छा, ठीक है। फिर आप देखें मार्केट को अगर गौर करेंगी ना, लोकल मार्केट में आपको
वेलवेट की भी वैरायटीज नजर बहुत आएंगी। सारी वेराइटीज लो वैरायटी से इज्तनाब करें, हाँ कम बना लें, अच्छा बना अच्छा लें। बना ले, जो बिल्कुल ऐसे अच्छा ही है उसके साथ अगर आप शलवार भी उसकी बनाती हैं तो आप कैरी कर सकती हैं। और वो पता भी चलता है, वो जो हाई क्वालिटी वाली वेलवेट होती है ना, वो बिल्कुल भी उस तरह नहीं होती, बहुत मोटी नहीं होती, बड़ी पतली वाली बारीक वाली होती बिल्कुल है, वो ऐसे ही। खूबसूरत लगती है। आने वाले ट्रेंड में आप देखेंगी कि लोगों ने जो ऊपर की जैकेट्स है वो वेलवेट की कैरी की होंगी। आजकल साड़ियों के साथ कोटियां चल रही हैं वेलवेट की। हाँ, तो ये अब जैसे लाइटर कलर आपने जो कहा कि जो थोड़े से विटिश है उनको पहनने चाहिए, यंग गर्ल्स क्या सबके साथ प्ले ऑफ कर सकती हैं? ब्राइटर कलर्स के साथ प्ले कर सकती हैं अच्छा। डेफिनेटली। जो यंग गर्ल्स हैं वो ब्राइटर कलर्स में जाएं, बट फिर वही बात है, आप फिर अपने कॉम्बिनेशंस को बड़ा सेफली लेकर चलें। अगर आप ब्राइट कलर की तरफ जाना चाहती हैं और आप प्रोफेशनल हैं तो बीच में उसको लाइट या डार्क के साथ मर्ज ज़रूर करें। फिर इनर जो है वो लाइट पहन लें या वो इनर डार्क पहन लें, वो इस तरह से प्ले कर सकती हैं। ठीक है, वो इस तरह कॉम्बो की हाँ। तरफ जा सकती है। तो इस दफ़ा विंटर्स के कलर्स क्या क्या हमें जो है ना आप देखो बताएंगी, नॉर्मली कौन कुछ कौन तो से हैं? न्यूट्रल्स हैं जो हमारे विंटर्स में हर वक्त इन रहते हैं, जिसमें ब्लैक है, नेवी ब्लू है, लड़कियों के लिए मरून है, बॉटल ग्रीन है, फिर आपका वो जो आ जाता है सॉरी ग्रे ठीक है, कलर, आपका जो ओके। चारकोल ग्रे है वो बड़ा अच्छा है। ये न्यूट्रल्स हैं, इनको है। तो आपने लेकर साथ चलना ही चलना है। ओके, बट अब आप लड़की हैं, अब आपको लड़की लगना चाहिए तो अब वो मर्दाना डार्क ब्राउन की तरफ ना जाएं, अच्छा, थोड़ी से ब्राइट डार्क ब्राउन की तरफ जाएं। मैं हमेशा ये कहती हूँ, आप खातून है ना, आपको खातून दिखना चाहिए। तो आपने क्या करना है कि आपका डार्क ब्लू वो डार्क ब्लू नहीं है जो मर्दाना है। ठीक है, मर्दाना डार्क ब्लू बिल्कुल ब्लैक की साइड पे चला जाता है। ओके। आप थोड़ा डार्क ब्लू की तरफ जाएं, जो थोड़ा सा ब्राइट लुक दे, जो आपको लगे कि आप वो जो लड़की हैं। इंक ब्लू कलर होता है ना, ब्लू वो जिसको आप कबॉल्ट ब्लू कहते हाँ। हैं, पर्शियन ब्लू कहते हाँ। हैं, बड़े खूबसूरत शेड्स है वो उसमें। ब्लू होते हुए, हाँ। और ये आपको लोकल मार्केट में आज थोड़ा फैब्रिक एक्सपेंसिव आया हुआ है, बट उसमें आपको कलर्स बहुत अमेजिंग मिल रहे हैं। अच्छा, उनमें आप डबल फैब्रिक करके उसका कोट भी बना सकते हो। ठीक है, अगर आप लॉन्ग कोट में कंफर्टेबल नहीं हो, आप स्पोर्ट्स कोट टाइप कोई चीज़ कैरी कर सकते हो, कोई कोटी टाइप कोई चीज़ कैरी कर सकते हो। तो अपर ज़रूर आजकल कैरी करें, बड़ा स्मार्ट लगता है। प्रोफेशनल्स के लिए ख़ास तौर पे जब आप जाते हैं ना दफ्तर, तो आपको देखने में बड़ा फील होता है, यू नो, अथॉरिटेटिव सा, कॉन्फिडेंट सा। उसके लिए कोट शोट कैरी करना मुझे लगता है बड़ा एक अच्छा फील है। ठीक है, वो पहन सकते हैं ब्लेजर्स या कोट्स। वेरी ट्रू, साथ कोट शूज पहने, आपको अपनी चाल ढाल एकदम देखेंगे चेंज लगेगी। बंद जूते आजकल बड़े अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। तो बंद जूतों के साथ आप कोट्स वगैरह कैरी करें। सो दिस इज ये कलर अब जैसे कहते हैं जी आपके जूतों के साथ मैच होनी चाहिए कोई ना कोई आपकी एक चीज़, तो वो क्या होनी चाहिए? देखो ज़रूरी नहीं है, अगर न्यूट्रल कलर के जूते आपके पास अवेलेबल है क्लोजेट में, तो फिर अब आप ये तो नहीं कर सकते ना कि अब आप कहें हो मेरे पास कोई है नहीं। तो न्यूट्रल्स तो हमेशा ही इन है। आपके पास 3-4 कलर के जूते ज़रूर होने ठीक चाहिए, है, ब्लैक, वाइट, ब्राउन और ग्रे। ओके, ब्लैक, वाइट, ब्राउन और ग्रे। ग्रे। ब्राउन में डार्कर ब्राउन है, अच्छा, ये डार्कर सारे कलर्स हैं, बट ये न्यूट्रल्स में आ जाते हैं। ये कलर्स आपके लिए बड़े safe सारे हैं। ये सबके साथ ना सेफली प्ले कर लेते हैं। नेवी ब्लू ठीक ड्रेस है। पहना हुआ है, उसके साथ ब्लैक चल जाएगा, ब्राउन सूट Brown पहना हुआ है, पहना- ब्लैक चल जाएगा। तो ये तो इस इसी तरह से। ये आप सेफ प्ले कर हाँ। सकते हैं, और ये ना ये भी नहीं है कि आप विंटर्स में पहनेंगे सिर्फ और समर्स में नहीं पहनेंगे। हाँ। ये 12 महीने ना ये चलता सकते है। हैं। तो इसलिए आप वो ख़रीदारी करें। बहुत सी चीज़ें हम ऐसी ले लेते हैं जिनका बाद में कोई यूज़ होता ही नहीं है और हमें लगता है कि अब तो ये यूज़लेस हो गई है। तो जब भी आप शॉपिंग करने जाती है या कोई चीज़ ख़रीदती है तो ये ध्यान में रखें कि क्या इसको मैं मल्टीपल यूज़ में लेकर आ सकती हूँ कि नहीं लेकर आ सकती हूँ, ताकि आप ज़्यादा बोझ भी अपने ऊपर ना डालें ना। पैसे दरख्तों से नहीं उतरते हैं, ऑब्वियसली कमाना पड़ता है और बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो इसलिए जब भी आप कोई ख़रीदारी करें तो बड़ा सोच समझ कर करें। तो हमारे साथ सुमन असद मौजूद थी। सुमन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हम विंटर कलेक्शन के हवाले से, ख़ासतौर पर ख़वातीन की वार्डरोब के हवाले से बात कर रहे थे। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं खाने पीने के हवाले से। सेहतमंद भी हमने रहना है और तभी हम अच्छे दिखेंगे ना जब हम सेहतमंद रहेंगे। तो आज हमने बात करनी है रोल ऑफ पोटेशियम इन आवर लाइफ, कि पोटेशियम क्या है और इसकी हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत क्यों है, और ख़ास तौर पर कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जहाँ से हमें पोटेशियम, मैग्नीशियम या इस तरह के जो कंपोनेंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं वो हमें मिलते हैं। तो आज हमने इस पर ख़ास तौर पर बात करनी है। तो इस पर बात करने के लिए हिबा उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है।
डॉक्टर हिबाब को वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहिबा, आज हमने पोटाशियम पे बात करनी है। पोटाशियम कितना ज़रूरी है हमारे लिए, ये बताएं पहले। अच्छा, पहले पता होना चाहिए कि पोटाशियम है क्या? है अच्छा। क्या, व्हाट इज़ पोटाशियम? पोटाशियम एक मिनरल है। हम बहुत अच्छा। दफ़ा जो है ना, जब हम डाइट कर रहे होते हैं तो हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखते हैं, लेकिन हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ख्याल नहीं रखते। तो अगर हम देखें तो हमारे मिनरल्स में पोटाशियम जो है ना हमारा बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारे सेल में प्रेजेंट होता है। ओके। हमारी बॉडी में आप 60% वाटर होता है, तो 40% सेल्स में प्रेजेंट होता है पानी ना। तो वो सेल्स में जब ये पोटाशियम प्रेजेंट होता है तो ये हमारी बॉडी को कह लें कि 70-80% हमारी बॉडी में इसका बहुत मेजर रोल है। पोटाशियम हमारी बॉडी में हमें हमारी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है, बोन स्ट्रेंथ है, मसल स्ट्रेंथ है, मसल वीकनेस जो हो जाती है, इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और पोटाशियम से ही हमारी बॉडी की इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल होती है। अच्छा, पोटाशियम बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि पोटाशियम आपस में अकेला रोल प्ले नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि उसने पैरेलल किसी के साथ चलना है, तो वो अपना एक दोस्त बना लेता है। मैग्नीशियम। पोटाशियम का दोस्त होता है मैग्नीशियम। हमेशा दोनों साथ में ही इसको प्रोनाउंस भी किया जाता है। जब भी कई बात होती है तो पोटाशियम मैग्नीशियम एक साथ आते हैं। तो अब ये पोटाशियम भाई हैं दोनों। तो और पोटाशियम और मैग्नीशियम जब पैरेलल काम कर रहे हो तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि पेशेंट्स अपना पोटाशियम टेस्ट करवाते हैं, मैग्नीशियम टेस्ट नहीं करवाते। तो उनको एडवाइस भी ये है कि अगर आप अपना पोटाशियम टेस्ट करवा रहे हैं, किस सेंस में पोटाशियम, जो लो पोटाशियम की सबसे फर्स्ट जो डायग्नोसिस होती है वो ये है कि आपकी बॉडी में जो टांगे हैं उसमें आपको क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं। किसी भी हिस्से में ज़्यादा, मोस्टली टांगों पे क्रैम्प्स पड़ते हैं। आपको सुबह सुबह पेन रहती है, आपकी बॉडी में हर जगह पेन आपको फील होती है, आपको नमनेस फील होती है, पैल्पिटेशंस फील होती हैं। तो वो आपको जैसे फील हो तो आप कोशिश करें कि अगर आप टेस्ट नहीं करवा सकते तो फूड वो ले लें जो पोटाशियम रिच हो, लेकिन अगर आप टेस्ट करवा सकते हैं तो उसके लिए बेहतर ये होता है, क्योंकि इसकी रेशियो 3.5 के राउंड अबाउट 5 तक होनी चाहिए ना। तो अगर इससे आपकी रेशियो कम है तब भी नुकसान है, इससे ज़्यादा है तब भी नुकसान है। अच्छा, तो जब आप पोटाशियम टेस्ट करवाते हैं तो ज़रूरी है आपको मैग्नीशियम भी टेस्ट करवाएं। अच्छा, मतलब कि अगर आपकी टांगों में क्रैम्प्स पड़े और बिला वजह पड़े और आपकी टांगे दर्द हो रही है या मुख्तलिफ जगहों पे क्रैम्प्स पड़े तो इट मीन्स कि आपको पोटाशियम की डिफिशिएंसी है। जी, और देखिए बहुत दफ़ा जो खुद हम सेल्फ मेडिकेशंस कहते हैं कि अच्छा टांगों में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, हमें कैल्शियम की कमी हो सकती है, हमें विटामिन डी की कमी है, हमारी टांगों में दर्द है, तो कोशिश करें खुद से सेल्फ मेडिकेशंस मत करें। और आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ये देखें कि आइदर हमारी टांगों में क्यों दर्द है या हमें क्यों क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो हमें कोई मिनरल की डेफिशिएंसी तो नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है हमारी बॉडी में। तो जब हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है तो हमारी बॉडी में, आपने देखा होगा जब हमें वॉमिट्स या लूज मोशंस आते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट कम होते हैं, तब हमारी टांगों में दर्द होती है और बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी लिथार्जिक होती है। ठीक है, तो यही कंडीशन होती है कि जब हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी ड्राइनेस भी ज़्यादा होती है, हमारे लिप भी ड्राई होते हैं, हमारी एपेटाइट भी कंट्रोल नहीं होती, या किसी की कंट्रोल होती है, किसी की ज़्यादा होती है, कोई पानी का इंटेक कम कर रहा होता है। तो ये सारी हमारे फेस की फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि मिनरल्स जो है, जिसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारी आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब क्वेश्चन आते हैं इसको मेंटेन कैसे करें। अच्छा, उससे पहले जैसे आपने कहा कि इसकी डेफिशिएंसी भी कह लें कि नुकसानदेह, और इसकी अगर आपने ज़्यादती कर ली तब भी नुकसानदेह। तो डेफिशिएंसी में तो हमें पता चल गया कि हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर ये ज़्यादा हो गया है, जैसे आपने कहा कि 3.5 से अगर ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 5 की रेंज तक, 5 की रेंज तक, तो अगर उससे ज़्यादा है तो फिर क्या हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर? इससे बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है। तो हाइपरकैल्सीमिया जिसको कहते हैं कि हमारी बॉडी में जो है पोटाशियम की ज़्यादा होने की वजह से हमें हार्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, हमारी क्लॉटिंग हो सकती है ब्लड में, क्योंकि ये सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो आप पैरालाइज की तरफ जा सकते हैं, आप इंसोमिया की तरफ जा सकते हैं, आप ब्रेन हैमरेज की तरफ जा सकते हैं, एक्सेस ऑफ पोटाशियम की वजह से। ज़्यादा इसकी, देखिए हर चीज़ को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप, और अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो आपने इसको पैरेलल लेकर चलना है, मैग्नीशियम को भी और पोटाशियम को भी, क्योंकि ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे मैं पॉइंट कर रही हूँ, डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं वो अपनी ये दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि इन दोनों चीज़ों की डेफिशिएंसी से, क्योंकि वो इंसुलिन होते हैं रेजिस्टेंस, तो उनकी बॉडी में वैसी ही डेफिशिएंसी चल रही होती है। तो ये अगर बैलेंस रखते हैं तो उनकी बॉडी की पेन्स बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो अब इन ऐसे कौन से
फूड हैं जहाँ से हमें पोटाशियम भी मिल रहा है और विद अलॉन्ग हमें मैग्नीशियम भी मिल रहा है? देखिए नंबर 1 जो बहुत बहुत रिचेस्ट सोर्स है पोटाशियम की वो बनाना है, ठीक है। डेट्स भी बहुत रिचेस्ट सोर्स है, ओके, जिसको हम खजूर कहते हैं। ठीक है। लेकिन अब ये दोनों अब क्वेश्चन आपका आना चाहिए कि डॉक्टर वो हिबा के डायबिटीज शुगर वाले तो नहीं खा सकते अच्छा, इसको? शुगर वालों को मैं ये कहती हूँ कि अपनी सारी कार्ब्स जो है ना उसको अगर आप कंट्रोल्ड करें तो आप खजूर का इस्तेमाल किया करें रोज डेली। अच्छा, 1 या 2 का एक-दो खा सकते हैं डेली। अपनी अगर कंट्रोल डायबिटीज है आपकी और आप दवाई ले रहे हैं और आपको पता है कि आपका फास्टिंग भी बहुत अच्छा आ रहा है और आपका रेंडम भी बहुत अच्छा आ रहा है और आपने अपने आप को मेंटेन रखना है, तो आप 1 से 2 खजूर रोज डेली ले सकते हैं, नाश्ते में ले लें ताकि आपकी जो है ना अच्छी ज़्यादा उसकी कंजप्शन हो जाए। अब इसके अलावा जिनके शुगर लेवल्स नहीं अच्छे और वो भी पोटाशियम को अवेल करना चाहते हैं कि हमारा पोटाशियम लेवल फूड के जरिए अच्छा हो जाए, तो कोशिश करें कि उसमें जो है वो एवोकाडो का इस्तेमाल करें। अच्छा, एवोकाडो बहुत यहाँ पे महंगा है, इतने सारे लोग नहीं खा सकते इस्तेमाल करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी पोटाशियम आपको मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अंडे में भी पोटाशियम है, उसमें वो भी अवेल करें। और उसके बाद आप फिश लेंगे, फिश में भी आपको अवेल होगा, आपको बहुत से मीट में भी अवेलेबल है। आप मिनरल्स की सोर्स है ना, आप किसी को भी बट कहते हैं रिचेस्ट फॉर्म ऑफ पोटाशियम इज बनाना, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बनाना तो हर को पे डायबिटीज को डायबिटीज वाले नहीं खा सकते। उसके अलावा लोग इसको वंस मतलब रोज डेली बनाना का इस्तेमाल, एप्पल में भी है आपको पोटाशियम मिलता है, अवेलेबल होता है, ठीक है। एप्पल में भी मिलेगा आपको, रूट कॉज में कैरेट में भी मिलेगा पोटाशियम, रूट्स में जो अब आलू में भी मिलेगा, शकरकंदी में भी मिलेगा। तो इसमें थोड़ी अगर देखिए अगर आपने केला नहीं खाना, खजूर नहीं खानी, तो इन सोर्सेस को थोड़ा ऐड करें अपनी लाइफ में, तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपकी डेफिशिएंसी की तरफ जाने से आपको रोक सकते हैं। देखिए अब डायबिटीज के मरीज आलू भी नहीं ले सकते, शक्कर, लेकिन लीफी वेजिटेबल्स तो ले सकते हैं ना, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल ले सकते हैं वंस इन अ डे। तो ये चीज़ें अगर वो थोड़ी ऐड करें, एक दिन एप्पल खा लिया, अगले दिन खजूर खा लें, उससे अगले दिन अगर वो खाना भी चाहते हैं बनाना, अगर उनकी कंट्रोल डायबिटीज है तो एक बनाना खा सकते हैं वो। कंट्रोल डायबिटीज का मतलब यही है कि मैं बार बार कह रही हूँ कि उनके लेवल्स सही हों, डायबिटीज के लेवल सही हो, जो फास्टिंग उनकी 100 आ रही हो और रैंडम उनकी 130 140 आ रही हो, तो फिर वो खा सकते हैं, वरना वो नहीं खा सकते। फिर वो अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाएं कि हमारा दिल करता है, या डॉक्टर्स ने उनके लेवल्स चेक किए होते हैं, उनकी दवाइयों में वो प्रिस्क्राइब करते हैं, वो दवाइयों में ऐड करते भी हैं उनके पोटाशियम। तो आपने देखा होगा पोटाशियम और मैग्नीशियम का आपके इम्यूनिटी बूस्टर से भी बहुत ज्यादा रोल है। आपने देखो कोरोना के डेज में हमेशा मैग्नीशियम्स की जो है ना टैबलेट्स दी जाती थी, पोटाशियम की टैबलेट्स दी जाती थी कि आपकी इम्यूनिटी इनहैंस हो, आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कमी ना हो, क्योंकि वाटर इनटेक हम नहीं इतना बुखार में कर पा रहे होते थे या डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा होता था, तो उसमें हम फिर ये टैबलेट्स रिकमेंड करते थे कि आप जो है ना, अच्छा नट्स का अगर आप जिक्र, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो कहते हैं कि हम नट्स के जरिए भी तो पोटाशियम और मैग्नीशियम, नट्स में भी है पोटाशियम एंड मैग्नीशियम, हाँ जी, सोर्सेज आपको सब मिलेंगी, अच्छा। स्मॉल अमाउंट में सब में प्रेजेंट होता है, तो कोशिश करें नट्स, हैंडफुल ऑफ नट्स डेली खाएं। हैंडफुल ऑफ नट्स में ये ना हो कि आपने बड़ा सा छक्का मारा है, दोनों हाथ पकड़े और हैंडफुल ऑफ नट्स नहीं, उसमें 7 बादाम होते हैं, 3 काजू कर लें, 2 अखरोट कर लें, 4 किशमिश कर लें, वो भी हैंडफुल बनते हैं, ये आपने खाना है। चलिए हाइपरटेंशन के बारे में बता दिए, जिनको किडनी प्रॉब्लम्स है वो क्या, क्योंकि उनको भी पोटाशियम रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, इवन दो कि सोडियम भी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो उनके लिए फिर किस तरह किया जा सकता है? लो पोटाशियम डाइट फिर हम डिज़ाइन करते हैं उनके लिए डॉक्टर्स ने बड़े जो टेस्ट वगैरह होते हैं, क्रेटिनाइन लेवल्स टेस्ट वगैरह करवाए होते हैं, RFTs पूरा यूरिया क्रेटिनाइन करवाया, तो उसको फिर देखते हुए हम प्रिस्क्राइब करते हैं उनकी डाइट के, डॉक्टर ने इनको कितनी लिमिट दी हुई है कि इस लिमिट में रहते हुए पोटाशियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। किडनी टेस्ट, ये डायलिसिस का पेशेंट है या कोई और डिजीज़ है, तो वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, तो ऐसे हम उठाकर हर किसी को डाइट नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते, क्योंकि ये हमारे लिए भी नुकसानदेह। जब तक हमारी डायग्नोसिस स्ट्रॉन्ग नहीं होती तब तक हम कोई भी चीज़ें प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। डायग्नोसिस स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको अपने पेशेंट की A to Z हिस्ट्री पता होना चाहिए, उसके ब्लड टेस्ट आपने जो रिकमेंड किए हैं वो आपको पता होने चाहिए। और मैं एक एडवाइस करती हूँ, जब आप एक डाइट प्लान डिज़ाइन कर रहे होते हैं, आपको अपने 5 पैरामीटर्स बहुत अच्छे तरीके से पता होने चाहिए कि आपने जब डाइट स्टार्ट किया आपका यूरिक एसिड कंट्रोल है, क्योंकि डाइट में अमूमन हम प्रोटीन रिच
डाइट ले खा रहे रहे होते हैं, जिससे हाँ हमारा जी। वेट नीचे हो जाए, ठीक है। आपने अपने यूरिक एसिड को टेस्ट करवा कर डाइट स्टार्ट करनी है, ताकि आपको पता हो कि आपका यूरिक एसिड नॉर्मल बेस लाइन पे है, डाइट से अगर अफेक्ट हुआ है तो आपको पता चल जाए। दूसरी चीज़, आपकी बॉडी ओवरवेट या ओबेसिटी की तरफ थी तो आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है, मतलब आपको अपना शुगर का भी एक टेस्ट करवाना चाहिए। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं डाइट प्लान, मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि लोगों को अवेयरनेस हो कि हम अगर एक डाइट प्लान डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें अपने कौन से पैरामीटर्स को कंसीडर देखना करना है, चाहिए। ठीक है, ब्लड ओके। टेस्ट के अकॉर्डिंग फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल लाजमन करवाएं, जिसमें आपका गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड Bad कोलेस्ट्रॉल का पता चल जाता है, जाए, ठीक है। और विटामिन डी और LFTs, ये 5 टेस्ट ऐसे हैं, ये टेस्ट करवा कर आप अपना डायबिटीज डाइट प्लान डिजाइन करवाएं। फिर हो और सकता फिर है। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो अपना पोटेशियम और मैग्नीशियम भी लाजमन टेस्ट करवाएं। ठीक है, तो आज हमने बात की है कि जनाब पोटाशियम और मैग्नीशियम की क्या कह लें कि अहमियत है हमारी डाइट के अंदर, और वो क्या हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें हमने बात की है। हिबा उस्मान हमारे साथ मौजूद है। हिबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर पार्किंग कंपनी के हवाले से, जो कि तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है और अजब करप्शन की कहानी रुकने का जो है ना वो नाम ही नहीं ले रही है। हर रोज़ कोई नई कहानी हमारे सामने आती है कि जनाब ये करप्शन होगी, फला अफसर ने इतनी करप्शन कर ली है, और ये वो बहती गंगा है जिसमें हर कोई ना अपने हाथ धोना चाह रहा है। और 3 अरब रेवेन्यू देने वाली जो पार्किंग साइट्स हैं उस पर आधा रेवेन्यू जमा होने लगा है। और दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि ऑपरेशनल रहने वाली 182 पार्किंग साइट से सालाना सिर्फ 1 अरब 89 करोड़ रुपए जमा करवाए जा रहे हैं, और 1 अरब 70 करोड़ की कंपनी अखराजात हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए सारे मामलात को, तो सालाना सिर्फ 8 करोड़ 83 लाख रुपए रेवेन्यू कमाया गया है, जो कि इंतहाई कम है। तो ये मामला क्या है, कब ये जो करप्शन के मामलात हैं ये हल होने की तरफ जाएंगे, और ये जो लाहौर में पार्किंग के मसाइल हैं ये कब ठीक होंगे, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए इमरान अकबर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, चीफ रिपोर्टर हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। इमरान साहब, मंडे का दिन है, ठीक है, और कहानी वही आपको पता है, ये लाहौर पार्किंग कंपनी करप्शन की कहानी है कि जनाब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हर रोज़ कोई नई से नई कहानी हमारे सामने आती, क्या वजह है इसकी? देखिए मुनीबा, चूँकि आपका ये मॉर्निंग शो है तो इसमें तो बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए कि नाश्ता क्या है, किस तरह खाना है, क्या पीना है, ये वो। मगर बड़े अफसोस की बात है कि जब हम सुबह आते हैं हाँ। तो मसाइल ही ऐसे हैं, तो कोई तो नया मसला हमारे सामने आ उसमें जाता है। उसमें हम लोगों के लिए क्या दें? हाँ। लोग खुद परेशान हैं। बिल्कुल। अब ये वाक़या चूँकि अगर मेरे साथ हो तो मैं ववेला करूँ तो शायद वो कहें ये जानबूझ के ये पता नहीं क्या है क्या नहीं है, तो वो मेरी तरफ से एक्शन भी ले लें, वहाँ के बंदे को सस्पेंड भी कर दें। अच्छा। सूरत हाल अब चूँकि आपको पता है पूरे शहर में जो है ओवर चार्जिंग का एक ना अंबार लगा हुआ है। इज़्दिहाम जो है बिल्कुल, वो बिल्कुल। मचा हुआ है। और इसमें जो ओवर चार्जिंग है वो इस मद में है कि 500 गाड़ी का कोई लेता है। 500 गाड़ी का? गाड़ी का कोई 500 लेता है, पहले मुझे बताएं। नहीं, अच्छा, ये कहाँ पे लिया जा रहा है वैसे? मतलब 200-250 तक तो मैंने खुद दिया हुआ है ना। 400, 300, 150, 200-250 तक तो मैंने खुद दिया हुआ है। मैं 50 आपको रुपए से शुरू ये होता मैं है। लिबर्टी की बात कर रही हूँ। 50 रुपए से कम नहीं, 50 रुपए से शुरू होता है। गाड़ी के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से उससे 500 भी चार्ज किए जाते हैं और वे देते हैं कि जी आपने 2 घंटे गाड़ी खरीदी है अच्छा, तो यहाँ पे कोई पार्किंग कंपनी नहीं है, आप दें, वो दे जाते हैं। अच्छा, इस वाले से देखें, मैं आपको फिर बताऊं कि हमारा मतलब ये है कि हम इस कंपनी को ठीक करने के लिए कोई ना कोई बात बताएं। ये आपने जो भी स्टोरी बताई है ना, तो हफ्ते का चूँकि गास है तो आपने कहा जी पार्किंग कंपनी, तो हम अगर ये लोगों को बताएं कि ये काम ये कंपनी करती क्या है, हाँ। इसका काम असल में क्या है और क्यों नहीं हो रहा, तो लोगों को ज़्यादा समझ लगेगी। ठीक अब देखने वालों को ये है कि इनके लिए पार्किंग कंपनी बनाई गई ताकि ये ऑटोमेशन चलाए, ऑटोमेशन पर आए 2012 में, ठीक है, सामा एग्रीमेंट के तहत। तो अब ये 42 सेक्शन या 36 सेक्शन है जिसके सामने जिसके तहत ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लोगों से रोज़ाना 10 रुपये और 30 रुपये लेना इनका ज़ुम्मा है।
कि आपने बाइक के 10 रुपये लेने हैं और गाड़ी गाड़ी के के 30 30 रुपये रुपये लेने लेने हैं। हैं। मगर ओके। इस वक्त बाइक का तो 20 रुपये है, कहीं पे 10 रुपये, कहीं पे 20 रुपये है। मगर ओवर चार्जिंग की बात में जब आ जाती है 4 पहियों वाली व्हीकल, तो वो चाहे व्हीकल में हैरान हो, चाहे वो उससे बड़ी गाड़ी या हो, Land उससे बड़ी Cruiser गाड़ी हो, तो बिल्कुल। वो ना उस मौके के हिसाब से पैसे ले लिए पैसे जाते लेते हैं। हैं, हाँ अब बिल्कुल। यहाँ पे आप देखें कि कोई बंदा सोशल मीडिया पे चला रहा है, कोई बंदा कहीं पे चला रहा है, कोई बंदा कहीं पे चला रहा है, इसी एवज में सिर्फ शहरी रोज़ाना 2-2 हाथ लुट रहे हैं। अब अगर हम बात करें, जो अभी आपने कहा कि 1 अरब 79 करोड़ ये सालाना है, ये इनकी प्रेजेंटेशन कह रही है, हम नहीं कह रहे। अच्छा। ये जो इन्होंने वज़ीर बल्दियात शान फीक साहब को आज से कोई 1 हफ़्ता कबल जो है ब्रीफिंग दी है, उसमें बताया गया कि जी हम 7,500 गाड़ियों के और 21,000 मोटरसाइकिल के एवज जो है सालाना ये चार्ज करते हैं और हमें ये बचत है 8 करोड़ रुपए की। अब 8 करोड़ रुपया कहाँ जाता है वो भी हमें नहीं पता, वो भी नहीं पता। मगर सेविंग अकाउंट्स में कितने पैसे बढ़े हैं ये भी हमें नहीं पता। अब अगर हम इसके ऊपर भी वर्क करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। मगर ये है कि जब आपने 8 करोड़ रुपया पूरा साल अपने ऊपर रसाई लेकर, उस दिन मैं डीसी साहब से बात कर रहा था कि इसको ऑटोमेशन कर दें, तो कमाना है तो फिर फ़ायदा क्या है? आप तो लोगों के नहीं बल्कि लोगों की जेबों से पैसे लूट रहे हैं और अपने 400 जो वर्कर्स रखे हुए हैं उनके थ्रू कमा रहे हैं। यानी कि आप देखें 1 अरब 79 करोड़ पे जो है, ये तो अब आ गई फिगर ठीक। जो प्रेजेंटेशन में लिखी हुई ठीक है। ये है वो फिगर जो आप 10 रुपये बाइक से चार्ज कर रहे हैं और 30 रुपये गाड़ी से चार्ज कर रहे हैं। और जो मेरी तरह का बंदा 70 रुपये ज़्यादा देख रहा है, मैं जगह भी बता देता हूँ। अच्छा। गुलबर्ग का इलाका है, मॉल ऑफ लाहौर है, और उसके नीचे ओके। हम बैठे हुए, मैंने गाड़ी लगाई, मुझसे 70 रुपये मांगे गए। अच्छा। और मैंने किसी आला अफसर से अपने 70 रुपये वापस मांगे कि सर मैं तो वहाँ नहीं दे सकता, आपको बता दे तो मेरे 70 रुपये वापस करें, नहीं तो देखें यहाँ नहीं तो ऊपर जाके देने पड़ने क्योंकि आप कस्टोडियन हैं। हाँ, वो तो है। उन्होंने आगे से मुझे बताया, ये मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो अगर प्रोग्राम सुनेंगे तो उनको पता चल जाएगा, उनके निचले हमले को भी पता है सारा। अच्छा, ठीक है। वो कहते हैं ये देखें, अपना मोबाइल निकाला अच्छा कि मैं भी 100 रुपये देख रहा हूँ। अच्छा। और रात का टाइम था 12 बजे का, और उसी वक्त वो बंदा भी पकड़ा गया, उसको हवाला जेल भी किया गया। मैं कहा सुबहान अल्लाह, आप तो आला अफसर हैं, आप तो बड़े लोग हैं, तो बंदा भी पकड़ा गया, उसको हवाला जेल भी कर दिया गया। कहते नहीं, मैंने यहाँ तक कहा कि इस बंदे का क्या कसूर है, ये बंदे ने क्यों पैसे लिए और इसने कहाँ पहुँचाने थे। अब देखिए वो इसी बात पे तो बात शुरू हुई, तो इसलिए तो मैंने आपके सामने कहा था कि आपने मुझे जो है 1 हफ्ते का वादा किया है। तो वो जो एक सूरत हाल है वो यूँ इस वक्त बनी हुई है कि हम करीब पहुँचे हुए हैं। अच्छा। लाहौर शहर में इस वक्त जी 244 पार्किंग साइट्स हैं, उनमें से 62 इनकी अपनी ब्रीफिंग नोट्स के मुताबिक जो कि इस वक्त काबजीन के पास हैं, जो कि कुछ पैसे देती हैं, कुछ नहीं देती, और जो 182 साइट्स हैं वो इनके कंट्रोल्ड में हैं। लेकिन वो कंट्रोल में है, वो इनके कंट्रोल्ड में है ना, यही तो बता रहा हूँ। वो ये कंट्रोल में ऐसे नहीं है कि वहाँ पे 10 और 30 रुपये चल रहे हैं, नहीं। वो कहते हैं कि सीओ पार्किंग कंपनी कहते हैं कि यार मैं इधर से पकड़ता हूँ तो उधर से शिकायत आ जाती है, उधर से पकड़ता हूँ। जब तक ये सिस्टम ऑटोमेशन पे नहीं जाएगा, मैं कहता सर देखें, आप एक साइट का बनाते हैं, उस पर 2.5 करोड़ रुपया लग जाता है मशीनों का। एक साइट की बात कर रहे हैं, आपकी तो 244 साइट्स हैं, तो इसका मतलब ये तो अरबों में काम चला जाएगा। आप अपना एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर PITB के साथ मिलकर क्यों नहीं बनाते? मुझे पार्किंग की ज़रूरत है महीना, तो मैं गाड़ी अपनी, क्योंकि मैं मुस्तकिल गाड़ी चलाता हूँ, तो मैं सालाना ले लूँगा। तो वो आप एक टोकन मेंशन कर दें कि आप ये अपना स्लिप लें, जैसे आप मोटरवे पे जाते हैं उधर भी तो एक टोकन लगता है ना, वो आपके पास तो एक तो गाड़ियों का डाटा आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही आपके पास ट्रेडर्स का डाटा आ जाएगा कि कितनी मार्केट्स में इनकी कितनी गाड़ियां और बाइक्स खड़ी होती हैं। तो इसी तरह आप वही मैकेनिज्म जो है पार्किंग के ऊपर भी ले आए। आपका मेरा ख्याल है कि ये आपको एक और मैं बात बता दूं, ये 244 साइट्स रजिस्टर्ड है इनके पास। अच्छा, 1000 से ज्यादा साइट्स हैं, 1000 से ज्यादा साइट्स। और आपके हॉस्पिटल में तो इस वक्त जो अस्पताल जो है, नहीं प्राइवेट और सरकारी मिलाप लोकर आपके जो डिस्पेंसरीज, ये वो जहाँ पे डिस्पेंसरी होगी वहाँ पे भी तो 100-200 लोग आएंगे ना, वहाँ पे भी तो गाड़ियाँ बाइक्स वो भी तो इनके अंडर ही होने चाहिए। देखें आप रूरल एरिया में चले जाएं, सैकड़ों जो डिस्पेंसरी हैं, सैकड़ों छोटे बड़े अस्पताल, निजी अस्पताल खुले हुए हैं,
आप नीचे वाले इलाकों में सी कैटेगरी में, बी कैटेगरी में हर जगह तो यही हर है। जगह तो अगर आप इस तरह कर देंगे तो आप तो लाहौर में राज करेंगे। मैंने यहाँ तक कहा कि आपका नाम जो है काफ़ी सालों तक बंदा लेता रहेगा कि यार ये ऑटोमेशन पर टेक्निकल तरीके से ले आए। चलिए ये तो एक स्टोरी होगी हमारी, दूसरी स्टोरी पे आते हैं हम, क्योंकि ये मामला तो चलते ही रहेंगे और जिसके ऊपर हम लोग अकेले के बात भी करते रहेंगे। दूसरी स्टोरी है कि लाहौर में जो शादी हॉल्स हैं, मार्कीज़ हैं, फार्म हाउसेज हैं, उनकी गैर कानूनी तामीर नहीं रुक रही है अभी भी, और शहर में 1500 गैर कानूनी तामीरात का इंकशाफ हुआ है। आप ही की स्टोरी है, तो ये क्या मामला अच्छा, है? पहले मैं समझा कि आप कह रही हैं कि नहीं रुक रही, तो मैं कहूँगा ये किसने कहा है। अच्छा, ये ना देखिए हमें डिपार्टमेंटल स्टोरीज आती हैं, हाँ। ये भी शहरियों के लिए ही हाँ है जी। कि वन विंडो बन गया हुआ है, वहाँ पे अपने आके नक्शा पास करवाएं। अच्छा। अब वो कहते हैं कि जब आप नक्शा पास करने आते हैं तो वो नक्शा पास कराने की बजाय वो ये कह देते हैं कि आप नक्शा पास ना कराएं, हम आपका वैसे ही बना देते हैं, अच्छा, बनवा देते हैं। अच्छा। यानी कि एक प्लाजा है, प्लाजा की बात कर रहा हूँ मैं, दुकान की तो बात ही बड़ी दूर की है। तो वो बड़े तरीके से आपको पता ही है, अगर उसका नक्शा नहीं है तो कैसे बन गया ना, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो किस तरह बन गया आपकी। अच्छा, ये ना देखें इतना ज़्यादा ये लिंक करता है तमाम शहरियों के साथ जिसकी गुवाहाटी में प्लाजा गैर कानूनी बन गया, उसके जितने भी एक जो इनके अपने SOPs हैं उसके मुताबिक नहीं है, डिमांड SOPs हैं, यानी कि वो बड़े अच्छे SOPs हैं। अगर उसके मुताबिक बने, प्लाजा हवादार बनेगा, वहाँ से अल्लाह ना करे कल को आग लग जाती है, Exit points रेस्क्यू होने करना आसान हो चाहिए, जाता बिल्कुल है। ऐसा ही अच्छा, है, हाँ। वो प्लाजा फिर उसकी पार्किंग नहीं है, फिर लोगों को गुजरने में वहाँ पे दिक्कत पेश आ रही होती है। सैकड़ों जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम बता सकते हैं उनके नक्शे नहीं कि नहीं है, हैं। बिल्कुल अब ऐसे ये ही है। देखिए कि अभी भी सूरत हाल यही है कि इतना बड़ा अच्छा वक्त जा रहा है, बड़े तरीके से ऐसे तरीके से काम किए जा सकते हैं मगर काम हो नहीं पा रहे। वो अच्छा। वजह यह है कि अगर जब तक हम कानून में लचक रखेंगे, कानून की रिट पैदा नहीं करेंगे, तब तक ये काम जो है वो ये मामला तय उसका नहीं ख़राब नहीं, सत्यानाश होकर रह जाएगा। आपके बाज़ार जब आप जाते हैं, आप इचरा ले लें, आप इस्लामपुरा ले लें, आप बागबानपुरा ले लें, कैसे प्लाजे बन गए, कैसे वहाँ पे आप जाके कभी उनके बगैर नक्शों के बन आप कभी देखें, या हुकूमत चाहे तो बड़ा कुछ कर सकती अच्छा। है। आपका शालम मार्केट में तमाम जितने भी प्लाजे हैं बगैर नक्शों के हैं, वहाँ पे तो एक रात में बेसमेंट बन जाती है, एक रात में बेसमेंट बन जाती है अंदरून शहर में। अच्छा। इतनी तेज़ी से काम होता है, और छोटे वो जो जानवर हैं उनके ज़रिए रेत मिट्टी लेकर जाया जाता है। अब इतना डिग करके भी इनको पता है कि क्या होता है। इवन कि आप एक घर बनाना चाह रहे हैं, आप एक घर का एक नाल का 10 मरले का 5 मरले का घर बनाना शुरू करें, आपको नहीं पता चलेगा कि आपके पास 3-4 बंदे कैसे पहुंच हाँ, गए। बिल्कुल ऐसे वो ही है, जहाँ वो से ऐसे आपने आते हैं, हाँ। बजरी खरीदी, जहाँ से आपने रेत खरीदी, वो बता देगा उसको कि इस गली में फलाने बंदे का फलाना घर बन रहा है। अच्छा। ये उनका कॉन्टैक्ट है, ये उनका कंटेंट लेवल है। ये तो नेटवर्क है उनका। ये उनका नेटवर्क है, ये उनका इतना ज़बरदस्त नेटवर्क है जिसकी हादी ने, मगर इसके बावजूद घर भी बन जाता है, वो प्लाजे भी बन जाते हैं, वो फार्म दुकानें भी हाउसेस बन भी बन जाती जाती हैं, हैं, और सही है। सरकार को करोड़ों नहीं अरबों रुपए का जो है नुकसान पहुंचता है। एक और मैंने डिस्कस करनी है ना, थर्ड स्टोरी पे भी आना है, इसको कंक्लूड करते हुए उस पे चले जाइएगा कि लाहौर की जो 10 तहसीलें हैं उसमें रोटी और नान जो है ना वो अपनी कीमतों पे फ़रोख्त नहीं हो रहे हैं। मतलब रोटी की 14 रुपए कीमत थी सरकारी कीमत, लेकिन वो 16 रुपए, कहीं पे 20 रुपए की भी फ़रोख्त हो रही है, और नान जो है वो 20 से 40 रुपए में भी फ़रोख्त हो रहा है। ये क्या आप कह रही कहेंगे? हैं? मैं नहीं कह रही, ये स्टोरी कह रही है। अच्छा, ये स्टोरी ये डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रही। आप मुझे डायरेक्ट हिट करवा रही हैं। मैं डायरेक्ट हिट यानी करा कि मंडे वाले दिन मैं तीनों चीजें सरकार की तमाम लोगों के खिलाफ बोल के जा रहा हूँ, और पूरा मंडे वो ना हफ्ता मुझे ना कहेंगे ये बंदा जो है ना ये नहीं। अच्छा, देखिए इरेनाइज है ना, हम मैंने वो बात अवाम करनी है की, जो हाँ, हम तक पहुंच जाती है। बिल्कुल। हम ना साथ साथ देते हैं, मैं हफ्ते 2 हफ्ते बाद गाय बगाई ये लाजमी चेक करता हूँ रोटी जी। नान, कहीं ना कहीं से क्योंकि अपने बहुत सोर्स बड़ी मुहिम चली थी इसकी, अब ना कैंपेनिंग हुई थी सीएम जो है इसकी। ना इस वाले से बहुत ज्यादा टची है ठीक है, कि मेरे शहर में रोटी जो है वो 14 रुपए की बिकनी चाहिए। नहीं बिक रही, क्या करें? हाँ, ये क्या करें अब? वजह ये है अब कि नहीं बिक रही है। देखें जो तंदूर इनकी मालकान रेट है, कम हो गई है। जो तंदूर मालकान है वो कहते हैं जी हमारे पास 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपये में मिल रहा है, जो कि कभी 1900 रुपये में मिल जाता है। ये उनकी बात है, जो कभी 1900 रुपये में मिल जाता है। हमारे पास बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, हमें LPG गैस जो है वो 300 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। अगर हम अपना गैस चलाते हैं तो वो गैस आती नहीं है। अब वर्कर्स की सैलरीज हैं, ये तमाम चीज़ें, वो सबसे पहले उनकी दुकान पर आप जाएँ तो उन्होंने बिल लटकाए हुए ऐसे करके जिस तरह
पुराने वक्त में वो ऐसे करके घरों में लटकाए। होते थे, हाँ जी, तो उन्होंने लटकाए, वो सबसे पहले ऊपर वाला बिल निकालते हैं, इमरान साहब ये बिल देखें जरा। अच्छा बिल देखते हैं। लेकिन तो ये सारे मसले तो पहले भी थे। मगर इनका फार्मूला तय नहीं हुआ था, मगर वो ये है कि आटा गंदम जो है वो इतनी ज़्यादा आम हो गई कि इनको चुप करना पड़ा कि हमारा कहीं पे भी कोई इस वक्त सुनने वाला नहीं होगा, तो हवा वैसी नहीं रही ना। अब क्या हुआ? मगर अब चूंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं, विंटर चल रहा है, एक घर में कोई पराठा नहीं भी करता था, वो खाता था, वो अब वो खा रहा है। हाँ। तो उसको पराठा खाने का मज़ा आता है। बल्कि बाज़-औक़ात होता है कि कुछ लोग तो हमें देख रहे हैं, सुनने वाले भी वो बताते हैं कि यार मैंने 2 पराठे खाए। अच्छा। आज मैं उनकी शक्ल देखता हूँ आगे से, अच्छा 3 पराठे खाए हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात। कहते हैं यार सर्दियों का मज़ा ले रहे हैं, हज़म हो जाती है चीज़। असल मामला तो हज़म होने का होता है ना। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये मुझे बताएं कैसे होगा, क्योंकि लास्ट मिनट चल रहा है। आटे की जो है वो हाँ, तलब ज़्यादा है ना, ठीक है, तो तो जिसकी इसकी वजह वजह से से मार्केट रोटी में और थोड़ा नान भी महंगा हो सा गया। आटा महंगा बिक रहा है और उन तक पहुँचता है तो वो चीखे मारते हैं। अब वो चीखे मारते हैं, सुनने वाला कौन है? सीएम पंजाब तो कही थी कि मैं रिलीफ पहुंचाऊंगी, खासतौर पर रोटी जो है 14 रुपए में बिकनी चाहिए। अच्छा, मैं ये समझता हूँ ये रेट कैसे मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आला पंजाब का ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि खुद 14 तो रुपए उन्होंने की दौरे रोटी। किए हैं, नवाज शरीफ साहब ने दौरे किए हैं अपने तंदूरों घर पे के पास, जाके। वही तो अपने कह घर रही के हूँ, दौरे किए उन्होंने तंदूरों पे जाके कि 14 रुपए की बिकनी चाहिए। मगर अब नहीं बिक देखें रही ये है। उनका विजन है। मगर ये देखें जिन तंदूरों पे मिल रही है 14 की, वहाँ पे भी तो मिल रही है, मगर इंतजामिया के रेट जो है वो उनके यहाँ घर के पास मेरे हाल से 14 रुपए की ही मिल रही होनी है, जहाँ जहाँ दौरे किए थे माइट भी उन्होंने। पॉसिबल शायद उधर भी ना मिल रही हो, चेक करवा लेते हैं आज कि वहाँ पे भी वो 16 रुपए की रोटी बेच रहा है। ये मामलात थे जनाब के लाहौर की। ये 3 मेजर स्टोरीज थी जिसके ऊपर हमने डिस्कशन की है। इमरान अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब बात कर लेते हैं पोलियो के हवाले से। पोलियो वायरस के दोबारा फैलाव को रोकने के लिए मुल्क भर के 143 अजला में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू हो चुकी है और 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक जारी रहने वाली इस इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 47 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए जाएंगे और ये मुहिम हालिया पोलियो केसेस में तशवीशनाक इजाफे के पेश नज़र शुरू की गई है। 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम में पंजाब के 36 अजला में 2 करोड़ 33 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ के 36 अजला में 72 लाख, सिंध के 30 अजला में 1 करोड़ 6 लाख और बलूचिस्तान के 36 अजला में 26 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का जो हदफ है वो इस कैंपेन में मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा अगर इस्लामाबाद की बात कर ली जाए, आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए और गिलगित बल्तिस्तान के 5 अजला की बात कर ली जाए तो वहाँ पर भी 8 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। वजारत सेहत ने तमाम वालिदैन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर जोर दिया है कि वो पोलियो के ख़िलाफ़ एक कौम की हैसियत से मुत्तहिद होकर अपने बच्चों की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएं। पोलियो वर्कर्स के साथ मुकम्मल ताउन करें और हर मौके पर अपने बच्चों को पोलियो से बचाने के हवाले से जो कतरे हैं वो लाजमी पिलवाएं। जब जब भी आपके घर के बाहर पोलियो वर्कर्स आते हैं, अपने बच्चों को कतरे लाजमी पिलाने हैं क्योंकि फ़ैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है। तो आज से ये कैंपेन शुरू हो चुकी है। आज शायद आपके घर पोलियो वर्कर्स आए तो आपने अपने बच्चों को छुपाना नहीं है, बल्कि उनका मुस्तकबिल संवारने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए और कि वो अपने पैरों पर चल सके, उसके लिए आपने 2 कतरे पोलियो के ज़रूर पिलाने हैं। जितने भी वालिदैन हमें इस वक्त सुन रहे हैं, तो ये तो जनाब पोलियो के हवाले से हो गया था कि आज से 22 दिसंबर तक ये कैंपेन जो है इसको रन किया जाएगा हुकूमत की तरफ से, ताकि पोलियो का जो ख़ात्मा है वो किया जा सके, सब मुत्तहिद होकर इस चीज़ को ख़त्म कर सके। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अब कुछ पंजाब हुकूमत के हवाले से बात कर लेते हैं कि जनाब पंजाब हुकूमत क्या कर रही है, किस तरह के मामला जो है तय पाए जा रहे हैं। क्योंकि आज जो है ना वो पंजाब असम्बली का
19वां इजलास बुलाया गया है और आज दोपहर 2 बजे ये इजलास शुरू होगा। इसमें मुख्तलिफ कह लें कि एजेंडाज जो है ना वो पेश किए जाएंगे, उसके ऊपर बहस होगी और मुख्तलिफ बिल है वो भी पेश किए जाएंगे। और पंजाब असम्बली के इजलास की जो सदारत हैं वो स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान करेंगे। मुख्तलिफ एजेंडाज ज़ेर गौर आएंगे, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे बहस की जाएगी और इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमज़ा खुर्शीद मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। हमज़ा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है हमज़ा, आज 19वां इजलास है, दोपहर 2 बजे शुरू होने जा रहा है। मुख्तलिफ एजेंडे हैं जिनके ऊपर इन्होंने बहस करनी है, क्या क्या है सर फहरिस्त एजेंडे? देखिए, सर फहरिस्त अगर आप बात करें तो आज IMF का कोई प्रेशर नहीं होगा हम पर, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्योंकि जो MPAs हैं उनकी सैलरी तनख्वाहें बढ़ेंगी ना, बढ़ रही हाँ। है, तो यहाँ पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं देखने आ रहा। और बैरून मुल्क की जो ताकतें हैं वो कह रही हैं कि ठीक है आप अच्छा, याशी बढ़ा करें, लें, कोई बात नहीं। मसले वाली बात नहीं है, मुल्क बड़ा स्टेबल हो गया है। और जो ज़राए हैं उनका कहना है कि आज एक MPA की जो सैलरी है वो 5 लाख तक पहुँचेगी और स्पीकर पंजाब असम्बली की जो तनख्वाह है वो 10 लाख तक पहुंचेगी। अच्छा। जबकि डिप्टी स्पीकर जो हैं वो 8 लाख लेंगे। अच्छा। जबकि इस मुल्क का जो मजदूर है उसके लिए 37,000 तय किया गया था, जिसको अभी तक जो है वो मौसूल नहीं हो रही, मौसूल ही नहीं हो और हाँ। अभी तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। लेकिन क्योंकि इस मामले पर क्योंकि जो है इसमें इसमें एक लाइन मैंने पढ़ी और मुझे उसके ऊपर बड़ी मतलब हैरानगी भी हुई और कह लें कि थोड़ा सी मुझे हंसी भी आई कि इलेक्शन कैंपेन में जो करोड़ों रुपए लगाने वाले MPAs हैं अब उनका कम तनख्वाहों में गुजारा नहीं होता है। देखिए मसला ये क्या है कि मतलब ये कम तनख्वाहों में गुजारा, कितनी तनख्वाह है अभी और अब उनकी 5 लाख रुपए पे चली जाएगी? देखिए अभी तो जो है वो जो लाहौर के MPAs हैं वो 1.5 लाख के करीब सैलरी जो है वो अच्छा, लेते हैं। और अच्छा। जो लाहौर के बाहर से आते हैं असम्बली, उनका पेट्रोल ज़्यादा लग जाता है। अच्छा, तो प्लस उनको उनके वो, पास हाँ। रिहाइश भी नहीं होती। तो अलाउंसेस की मद में उनको मिल अलाउंसेस जाते की मद हैं। में जो है उनको तकरीबन 2.5 लाख के करीब मिल जाता है, क्योंकि ठीक है। बैकग्राउंड बड़ा कमज़ोर होता है MPA का और गरीब आदमी होता है। अच्छा, इसलिए उसको पंजाब हाय, असम्बली उसको में तो आने ज़्यादा के लिए ज़रूरी है हाँ ना? जी, इसलिए उसको पंजाब असम्बली आने के लिए फिर वो पेट्रोल भी देना पड़ता है, हाँ, जो अवामी खर्चा है उस पर। और फिर बात वहीं आ जाती है कि हाँ, शायद हम लोग जो है वो 2 पाकिस्तान एक ही पाकिस्तान में गरीब के लिए जो है महंगाई की शरह कम हो रही है। बहुत ही गरीब है हमारे हाँ MPAs जी। कि उनको चाहिए कि उनको पैसे मिले। देखिए हुकूमती तौर पे महंगाई की शरह कम हो रही है, लेकिन जिस कैबिनेट में इसकी मंजूरी दी गई है उसमें ये देखा गया है कि ये तनख्वाहें जो है वो खासी कम है, इसलिए महंगाई के तौर से उसको बढ़ाना चाहिए। उनको बढ़ाना चाहिए, तो- उनकी कम तनख्वाहों में नहीं गुजारा हो रहा। हाँ, तो फिर वो हाँ फिर जी। हमें यही देखना चाहिए ना उनको कि बिल भारी भरकम देने पड़ते हैं ना। बिल्कुल उनका देखें मसला ये है कि MPA का बिल भी ज्यादा आता है, अखराजात भी पेट्रोल भी ज्यादा होते हैं, लगता है क्योंकि उन्होंने अपने घर से वहाँ पे असेंबली आना होता है। अवामी नुमाइंदे होते हैं, इतना अवाम को सपोर्ट करना होता है, सारे मसाइल हल करने होते हैं। तो मसला है, जाहिर सी बात है, अच्छी बात है कि तनख्वाह जो है बढ़नी चाहिए। और जो गरीब आदमी है वो अल्हम्दुलिल्लाह सबर शुक्र कर रहा है, वो आगे भी जो है वो सबर शुक्र ही करता रहेगा। वो तो माशाल्लाह लग्जरी लाइफ गुजार रहा है ना आमंदा। अब आप इस चीज़ को देखें कि 5 लाख रुपया एक MPA की जो सैलरी है उसको अगर आज हम देखेंगे ना कि जो अपोजिशन है जो बहुत बोलती है, आज वो कितना एहतजाज करेंगे, क्योंकि जो आज वॉकआउट करती है कि नहीं करती? ज़रूरी इनकम बिल, ज़रूरी टैक्स बिल था उस पर, क्योंकि खुद काश्तकार, खुद ज़मींदार, खुद डेरेदार, उस पर तो बनता था कि अपनी जेब में जो है वो कटौती हो रही थी। अब जब अपनी जेब भरी जा रही है तो आज देखते हैं कि उसमें अपोजिशन जो है वो आकर कितना एहतजाज करती है और कितना जो है उसको वॉकआउट किया जाता है और कितना उसको अपोज किया जाता है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी पता है कि कहाँ से अपोज होगा और कहाँ से अपोज नहीं होगा। तो बातें ये सारी जो है, आज का जो इजलास है उसमें बिल पेश होना है, कैबिनेट इसकी जो है वो मंजूरी दे चुकी है 3 दिसंबर को। और जो ज़राए हैं उनका यही कहना है कि आज तनख्वाहें जो हैं वो पहले ही जिनकी ज़्यादा थी आज मज़ीद ज़्यादा हो जाएंगी, और जिनकी ज़्यादा की जानी चाहिए थी उनकी अभी तक नहीं हुई। तो ये तो एक वो मामूली सी बात है। जब आप बात करें पार्लिमानी सेक्रेटरीज की गाड़ियां खरीदने की, अरबों की गाड़ियां खरीदी गई हैं, उस पर भी IMF का लोड नहीं था। भी IMF चुप रहा। और जब आप बात करते हैं अपने जो अलाउंसेस हैं वो बढ़ाने की, तब भी IMF जो है खामोश रहा। और फिर उसके बाद जब आप बात करते हैं शहाना अखराजात की, महंगे महंगे खानों की और महंगे महंगे टूर्स की, और माशाल्लाह पूरी कैबिनेट के साथ टूर्स की, वहाँ पर भी IMF कहता है कि ठीक है ये तो ज़रूरी है। लेकिन जहाँ बात आती है कि मजदूर के लिए बिजली कम करनी है, वहाँ पर जो है IMF बहुत लोड नहीं डालता है। जी ऐसे नहीं करने दूंगा मैं आपको। उसके बाद फिर जब बात आती है पेट्रोल कम करने की,
क्योंकि जाहिर सी बात है गरीब आदमी है, उसने तो पेट्रोल यूज़ करना ही नहीं ना होता, वो तो अब जाहिर सी बात है साइकिल यूज़ करता है, तो इसलिए वहाँ पर जो है वो IMF बड़ा लोड चलिए डालता है। आज उन्होंने वैसे हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत भी बरकरार रखी है, बढ़ाई नहीं है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो इस पे हमें अब कहना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ाई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, है। हाँ, अगर बढ़ाई। कम नहीं हो रही तो कम से कम बढ़ नहीं रही। इस दफा वो बढ़ाई नहीं है, पिछली दफा बढ़ी थी। पिछली दफा बढ़ी थी, लेकिन देखें वो जिसको कहते हैं ना सुख का सांस थोड़ा सा भी बड़ा तो इस अच्छा दफा होता है। ये तो नहीं हुआ कि पेट्रोल की कीमत भी बढ़ाई और अवाम को थोड़ा सा कह ले कि काम डाउन रखा है कि देखिए हमने मुस्तहकम रखी है, और दूसरी तरफ पंजाब असेंबली में MPs की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, ये इस तरह का मैकेनिज्म, कोपिंग मैकेनिज्म हो। इसमें जो है वो अब आप ये देखें कि इनके लिए मैटर नहीं है कि अवाम पुरअमन रहेगी नहीं रहेगी, उनको अपने जो मामलात हैं वो ठीक चाहिए, तो वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और उसको मज़ीद बेहतर किया जा रहा है, उसमें अवाम की जो है वो उसका मरना या उसका खुदकुशी करना, खुदसोजी करना, वो इनके लिए मैटर नहीं है, इनके कानों तक वो बातें पहुंचती भी नहीं है। मैं तो ये मतलब वो पढ़ के मुझे स्माइल आई फेस पे कि इनका भी तनख्वाहों में गुजारा नहीं हो रहा, तो एक आम शख्स का फिर 37,000 जो उसको मिल भी नहीं रही है, 37,000 बोला है कि पंजाब में 37,000 कम से कम उजरत होनी चाहिए, जो उसको वो वसूल भी नहीं हो रही है, तो उसका कैसे गुजारा होगा? इन्होंने कभी ये अंदाज़ा लगाया है? देखें वो मसला ही है ना, गरीब आदमी सब्र शुक्र अच्छा कर लेता है, इनसे सब्र शुक्र होता नहीं है, इनके अखराजात ज़्यादा हैं, इनको मैंने आपको बताया कि अवामी नुमाइंदगी करने के लिए जो है वो आना पड़ता है, बड़ी मजबूरियां होती हैं, बड़ी दूर दूर से ये अपनी लैंड क्रूजर्स चला कर आते हैं, साथ दो ड्राइवर्स प्रोटोकॉल के साथ आना पड़ता है, अखराजात होते हैं। देखिए अवामी नुमाइंदा है, उसने अवाम की नुमाइंदगी करनी है, सिक्योरिटी की तो ज़रूरत है, अब जितनी ज़्यादा अवामी नुमाइंदगी होगी उतने ज़्यादा अखराजात होंगे। अब वो जाहिर सी बात है कि अगर अपोजिशन में ठेके नहीं मिलने तो फिर अपोजिशन में तनख्वाह तो लेंगे ना, तनख्वाह तो लेंगे। मैं बहुत सारे MPs को जानता हूँ जो अपने ब्लड टेस्ट तक असेंबली से करवाते हैं। अच्छा, गुर्बत है ना, वो अवामी नुमाइंदे हैं, मतलब उनमें तो मसला नहीं 600-700 का टेस्ट भी नहीं करा सकते खुद से। वो उसमें आ जाता है ना कि वो अखराजात बहुत ज्यादा है, मतलब इतने ज्यादा गरीब है, हमसे भी गरीब है, मतलब 850 रुपए का टेस्ट होता है ये CBC का ब्लड टेस्ट, देखें मसला मतलब वो भी नहीं करा सकते, वो भी असेंबली के खाते से कराना है। ओह माय गॉड। अगर आप असेंबली में 3 वक्त का खाना दे देना, अच्छा। तो मैं बहुत सारे MPs को जानता हूँ जो अपनी रिहाइश भी यहीं पर मांगेंगे, जो बिस्तर भी ले आएंगे, इधर ही सोएंगे। मसला ये है, ठीक है, तो वही बात आ जाती है कि अवामी नुमाइंदगी है, तो अवामी नुमाइंदगी करना ज़रूरी है, तो उनका ज़रूरी है, उनको तनख्वाह जो है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको उनका ही घर नहीं चलेगा तो फिर वो अवामी नुमाइंदगी कैसे करेंगे, नुमाइंदगी कैसे करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। बाकी जो गरीब अवाम है उस पर जो है आपको पता है IMF बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, तो इस वजह से जो मसले मसाइल होते हैं, फिर जहाँ पर IMF नहीं कंट्रोल करता वहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत अयाशियाँ हो जाती हैं। 36 पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए गाड़ियाँ भी खरीदी जाती हैं, और अच्छी खासी करोड़ों रुपए वाली गाड़ियाँ। हाँ जी, उसमें पूरी वो फिर पंजाब कैबिनेट बैरून मुल्क भी चले जाती हाँ, है, विजिट करने जाती है, दौरों पे भी जाती फिर है। अरबों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट्स है वो भी MOUs भी साइन होते हैं, वो अल्लाह करे कि हम देखें कि वो इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, तो वो फिर देखें वहाँ पर IMF जाहिर सी बात है इन्होंने मुल्क चलाना होता है। IMF आंखें बंद कर लेता है तब सारे नहीं, मामलात में। IMF आंखें नहीं बंद करता, जो हमारी हुकूमत है ना वो IMF की आंखें जानबूझ के बंद करवाता अच्छा, है। उनका मुंह ही ना पीछे हाँ की तरफ जी, कर देती है कि अब आपने हमारी तरफ नहीं देखना। उनकी आंखें सारी तरफ है, लेकिन मसला ये है कि जब ये लोग कोई कार्रवाई डालते हैं तो उसकी जो एवज है गरीब आदमी को मारने के लिए 5-6 और मजीद कार्रवाइयां उनको दे दी जाती हैं कि देखिए जी हम अशराफिया हैं, हम ये कर रहे हैं, ये हमारा मसला है, तो ये 5-6 जो गरीब लोग हैं ये इनके लिए ले लें आप, ये इसमें ऐसी कौन सी बात है। तो IMF भी जाहिर सी बात, IMF देखें IMF के पास आपको बार बार जो है वो मुशावरत करने, सुलह करने, कॉन्ट्रैक्ट्स करने क्यों जाना पड़ता है? वो इसलिए जाना पड़ता है कि हमने माफिया मांगनी होती है कि हम देखें माजरत के साथ हमने गाड़ियां ले ली हैं, माजरत के साथ हमने इतने अखराजात कर लिए हैं, लेकिन वो देखें अब चलें इस तरह है कि हम ये गरीब आदमी हैं, थोड़े बहुत इनको कोई नहीं कर लेंगे, बिल बढ़ा देंगे, ये कर लेंगे, वो कर। तो IMF भी कहता है ठीक, देखें जो अगर मैं भी किसी को पैसे देता हूं तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मेरे पैसे रिकवर कैसे होंगे, रिकवर कैसे होने, मुझे ये प्लान दो। मुझे ये रिकवरी एजेंट को ये टेंशन नहीं होती कि अगला बंदा अपना गुर्दा बेचेगा, बिल्कुल ऐसे या अगला बंदा जो है वो अपना सोना बेचेगा। आप देखें कि इस सीजन में जो इन्होंने बिल बढ़ाया है उसमें ख्वातीन ने अपने कानों के कांटे बेचे हैं। बेशक अगले साल अगर यही घर सूरत के खवातीन ने घर के बर्तन बेच के, घर की चीजें बेच के जो है इन्होंने ये इस सीजन में जो बिल अदा की है, ये सूरत हाल आ गई। देखें ये पहला झटका है, जब ये अगले सीजन में रेगुलराइज होगा
तो बात फिर वहीं आ जाएगी कि इनका पाकिस्तान अलग है, और हमारा अलग और है। आम शख्स का पाकिस्तान अलग है। आम शख्स का अलग है। आप देखें कि वो अशराफियाँ हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके आज भी आप तो जाकर देखें, अशराफिया को नकेल डालने वाला कोई भी नहीं है। देखें अशराफिया को अशराफिया कैसे नकेल डाल सकती है? अच्छा, बात इस तरह है ना कि अगर मैं अपने घर में कोई तंगी करूं तो मेरे घर वाले मुझी से तंग होंगे ना। जब एक ही थाली में बैठ के खाना है तो उसमें छेद थोड़ी हो सकता है। तो अब उसको आम आदमी, मैं तो जाके सोटी पकड़ नहीं सकता कि चलो भाई सारे सीधे हो जाओ। तो जो रोकने वाले हैं वो भी शामिल हैं, जो करवाने वाले हैं वो भी शामिल हैं। यही वो ऐवान है, यही वो जगहें हैं, यही वो इदारे हैं। इन सब ने इन द एंड जाकर जो है वो आकर इकट्ठे ही बैठना है, इकट्ठे बैठना होता है, इकट्ठे ही बिल्कुल रहना ऐसे है। ये सामने आके एक दूसरे को मतलब सारी चीजें बोल देते हैं, ऑफ द रेकेट सारे इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, एक ही जगह पे बैठे हुए होते हैं। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि ज़राए की बातें हैं। आपको पता है जब ये लोग मिलते हैं तब क्या मामला सारे होते हैं? मामलात वही होते हैं। सारे एक साथ बैठकर खा रहे होते हैं। हाँ, exactly. कोई फर्क नहीं। आपकी वजीर इतलात जो है वो कहाँ से आई हैं? वो भी पीपल्स पार्टी से जी, आई ऐसे ही हैं। है। वो कल को वापस पीपल्स वापस पार्टी में चली चले जाएंगे। जाएंगी। आपके लतीफ खोसा है, वो कहाँ से आए हैं? वो भी वापस चले जाएंगे। मसले वाली बात ही कोई नहीं। बिल्कुल। तो ये इधर उधर सारे हो रहे होते हैं, वो कह ले के विद कन्वीनियंस के कह ले के तौर पर कभी इधर कभी उधर चले जाते हैं। तो ये सारे मामलात है कि जनाब आज पंजाब असम्बली का 19वां इजलास होने जा रहा है। आज दोपहर 2 बजे वो शुरू होगा और उसमें जो एजेंडा है जो डिस्कस किया जाएगा वो ये है कि जितने भी MPAs हैं उनकी कम तनख्वाहों में अब गुजारा नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो इसलिए उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी और अब उनकी तनख्वाह 1 महीने की 5 लाख रुपए करने जा रहे हैं। तो ये मामलात आज जिसके ऊपर हमने बात की। हमजा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है। हमजा, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए। इजाज़त दीजिए मुझे, कल मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।